गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग ने स्टार्ट किया था एसिड एंड बेस चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग एसिड एंड बेस की बेसिक डेफिनेशन पढ़ चुके थे। जस्ट मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। जो डेफिनेशन थी, इसको हम लोग ओल्ड कंसेप्ट बोलते हैं या इसको हम लोग ऑपरेशनल डेफिनेशन बोलते हैं। इसको ऑपरेशनल डेफिनेशन इसलिए बोलते हैं कि किसी न किसी ऑपरेशन पे बेस्ड होती है। ऑपरेशन से मतलब है किसी न किसी काम पे बेस्ड होती है। ये कोई उनके काम करने की जो तरीका होता है उस पे बेस्ड है, ठीक है। ओल्ड कंसेप्ट बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्लासिकल कंसेप्ट भी बोल देते हैं। सबसे पहले एक तरीके से कह सकते हो आप लोग, ये प्रिमिटिव डेफिनेशन थी। तो देखते सबसे पहले क्या था। एसिड है, एसिड और बेस में एक ही कॉमन चीज होती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों के अंदर है, एसिड एंड बेस के अंदर कॉमन चीज। पहला पॉइंट ये हो जाएगा डेफिनेशन में। दूसरा पॉइंट आता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस टर्न्स रेड टू ब्लू। तो एसिड को याद कर लो, ए बी आर, और ये हमारे पास क्या हो गया, बी आर बी। बेस रेड टू ब्लू, एसिड ब्लू टू गुड रेड। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। चल जल्दी से आ जाओ भाई, हमने शुरू ही करा है बस, ठीक है। चलो जी। थर्ड पॉइंट ओके आता सर। है, एसिड का आता है सोर टेस्ट। सोर टेस्ट जैसे लेमन का, ऑरेंज का, खट्टा वाला टेस्ट। और बेस में हमारे पास आता है बिटर टेस्ट, जैसे कि करेले का टेस्ट है। तो अब ये देखो, ये टेस्ट के ऊपर हमने डिफ्रेंशिएट करा। अब एसिड और बेस को, हर एक चीज को तो एसिड को टेस्ट करके बता नहीं सकते। पता लगा तुमने HCl या H2SO4 को टेस्ट कर लिया, तुम फिर जिंदा ही नहीं बचोगे। जीभ की तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, वो कुछ और टेस्ट करने लायक ही नहीं रहेगी। तो इसलिए ये वाले जो कंसेप्ट होते हैं ये हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। अब अब जो आपने टेस्ट करके बता तो दिया, आप पूछोगे सर जब टेस्ट ही नहीं कर पाते तो ये सो टेस्ट कैसे पता कैसे लगा। ये हमने बहुत सी जो वीक एसिड कह सकते हो या माइल्ड एसिड को टेस्ट किया, जो कि ईटेबल होते हैं, कुछ एडिबल एसिड बोलते हैं। जैसे कि लेमन के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, या आजकल कोविड के टाइम पे आप लोग विटामिन सी की दवाई खाते हो। विटामिन सी की दवाई में देखना एस्कॉर्बिक एसिड होता है काफी ज्यादा। जो एस्कॉर्बिक एसिड है वही विटामिन सी है। तो इस टाइप से हम लोगों को टेस्ट में पता लग जाता है। देन सर ऐसे, हाँ जी सर जो जिंक सल्फेट होता है वो एडिबल हो सकता है? बेटा, जिंक सल्फेट अब जो लैब में मिल रहा है, जिंक सल्फेट वो एडिबल नहीं है। ये जिंक किसी और फॉर्म में आपकी जो है, जो दवाइयों के अंदर होता है वो एडिबल है। अब ऐसी सीधी सी बात है, अब आयरन की कमी कहते हैं भाई, किसी के अंदर खून में आयरन की कमी है, इसका मतलब थोड़ा ना है कि जो है कि आयरन का जो है पाउडर बना है और पानी के साथ पी गए। तो हमें किसी न किसी अलग फॉर्म में लेना होता है। और जो चीजें हमारी लैब के अंदर मिलती हैं वो चीजें, और जो मेडिकल चीज लैब में होती हैं, वो दोनों में अंतर है। सेम वे जैसे ऑक्सीजन है। अभी आप लोगों ने सुना था दिल्ली में ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी, भाई ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, यस। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है बेड के लिए। अब जो ऑक्सीजन होती है, जो मेडिकेटेड ऑक्सीजन होती है, और जो ऑक्सीजन और जगहों पर यूज होती है, दोनों में अंतर है। और जगहों से मतलब ऑक्सीजन इंडस्ट्री में भी यूज होती है वेल्डिंग के पर्पज से। जब वेल्डिंग करते हैं, किसी चीज की गैस की कटिंग होती है, तब भी उसमें ऑक्सीजन को यूज करते हैं एज ए सपोर्टर टू फॉर फायर। फायर को, आग को जलाने के लिए, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए सपोर्ट में यूज होती है। पर वो जो ऑक्सीजन वहां पे सपोर्ट में यूज होती है, वो जो हम लोग सांस ले रहे हैं, जो हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन चाहिए, वो दोनों में अंतर होता है। उनमें कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन का अंतर होता है। और इवन कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, उसको हम 100% ऑक्सीजन नहीं, उसको हम इनहेल कर सकते हैं। अगर 100% ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो हमारी बॉडी अंदर से पूरी जल जाएगी। तो ये इनमें अंतर होता है। आप ये नहीं कह सकते भाई हमने सल्फेट लिया, जिंक सल्फेट लिया मार्केट से, केमिस्ट की दुकान से लोगे, वो अलग बात होती है। वो सॉल्यूशन, वो आपके पास टैबलेट, वो अलग है। और जो केमिस्ट्री लैब के अंदर या केमिकल किसी इंडस्ट्रियल रिएजेंट होता है, वो अलग चीज होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? ओके सर। ठीक है जी। और यस कभी भी सर। देखना, जब भी आप कभी इस टाइप में चीज लेके लेते हो, उस पर लिखा भी होता है नॉट फॉर मेडिकल यूज। और या आप कभी किसी मेडिकल स्टोर से वो चीजें लोगे तो उसमें लिखा होगा फॉर मेडिकेटेड यूज, गुड फॉर मेडिकेटेड यूज। अब जैसे गुलाब जल होता है, गुलाब जल हम लोग कई बार खाने में जो है उसको यूज करते हैं। तो जिस गुलाब जल पे लिखा है नॉट फॉर मेडिकेटेड यूज, तो उसको हम लोग खाने में, या नॉट फॉर ईटिंग, तो नॉट फॉर कुकिंग पर्पस, उन पे लिखा होता है, तो वो हम उसमें यूज नहीं करते। पर कुछ गुलाब जल होते हैं जिसमें हम यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है उसके अंदर हमने उसको प्रिजर्व करने के लिए कितने केमिकल्स वगैरह अलग से चीजें और मिला रखे हैं, ठीक है। ये बड़ी कॉमन चीज है, आप लोग देख सकते हो पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है ये चीज। या जिंक की पत्ती, तो जिंक की टेबलेट तो इस टाइम पर हर एक के घर में मिल जाएगी, जिंक और विटामिन सी की। आप उसको देखना आज, इस चीज को आपको आराम समझ में आ जाएगा। ठीक, आज 11 बच्चे कौन आ गया? ये कोई न्यू एंट्री हुई है क्या आज?
चला गया, चलो जी कोई बात नहीं। तो अब आ जाओ, थर्ड पॉइंट था किया था जी, क्या चीज? चलो छोड़ो मेरे को। दूसरे डिवाइस का। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो आ जाइए इधर। तो हाँ, थर्ड पॉइंट था बेस का बेटर टेस्ट होता है। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे एसिड के अंदर जिंक, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, सॉरी जिंक एंड मैग्नीशियम या कोई भी मेटल होता है, जब भी किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा के लिए याद रखना। ठीक, अब एसिड में एक और पॉइंट आता है, इसकी एसिडिक, सारी की सारी एसिडिक प्रॉपर्टी जब भी कोई बेस मिलाते हो तो वो खत्म हो जाती है। ठीक, जब भी कभी एसिड और बेस रिएक्ट होता है आपस में, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। So whenever acid or base reacts with each other, the reaction is known as neutralization reaction. ये भी एक type of reaction में आप लोग ऐड कर सकते हो उसको, neutralization reaction. That is acid and base react with each other to produce salt and water. तब salt and water बनती है किसी रिएक्शन में, तो उसे बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बेस के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट बात है, सोपी टच। बेस का सोपी टच बताया था मैंने, जैसे साबुन ज्यादा हाथों में साबुन हो जाए तो फिसलता हुआ लगता है हमें, तो सेम ऐसे ही बेस को जब हम हाथों में रखते हैं तो वो सोपी टच देता है, उसका एक्व सॉल्यूशन जो होता है। और ऐसे ही बेस में अगर एसिड डाल दोगे तो भी आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो ये तो था हमारी एनसीईआरटी की तरफ से डेफिनेशन क्या होती है। अब हम इसमें थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं। हमारे पास, अब मैंने बताया था आपको, ये ओल्ड डेफिनेशन है, सबसे पहली डेफिनेशन। अब धीरे धीरे इस डेफिनेशन में और इंक्रीमेंट होता गया, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपने तर्क दिए, अपनी अपनी बातें बताई कि भाई नहीं, ऐसी डेफिनेशन ये हो सकती है या कुछ और हो सकती है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे अरीनियस। अरीनियस ने जो साइंटिस्ट दिया उसे बोलते हैं लोग अरीनियस कंसेप्ट। अब अरीनियस कंसेप्ट की तरफ से एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? substances which contains hydrogen and when dissolved in water gives H positive or H3O positive ion। उसने पहली बात क्या बोली, भाई जिस सब्सटेंस में, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन है वो, या फिर जिसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, और अगर वो H पॉजिटिव आयन या फिर H3O पॉजिटिव आयन, इसे बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, और इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, HYDRONIUM, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन अगर वो देता है, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस पानी में डालते ही डिसएसोसिएट हो जाए, देता है से मतलब है इट डिसएसोसिएट टू गिव हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। ये दो चीजें अगर आपको मिलती हैं, ये दो चीजें आपको प्रोडक्ट मिलता है, तो ही हम उस सब्सटेंस को एसिड बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। उसने ऐसा उस टाइम पे कहा, लोगों ने उस बात को मान लिया और कुछ दिन तक ऐसा काम चला। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हो HCl, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 हाइड्रोजन है, इसके अंदर ये H पॉजिटिव भी आपको जो है प्रोडक्ट में देता है। CH3COOH, ये भी एसिड है, ये भी आपको हाइड्रोजन है, ये एसिड देता है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, ये भी आपको H हाइड्रोजन देता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपके पास एसिड हो गए। अब इसी एसिड को उसने क्या बताया कि किसी एसिड में से अगर आपको एक सिंगल H पॉजिटिव आयन मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोबेसिक एसिड। ध्यान रखना, मोनोबेसिक एसिड बोला। मोनोबेसिक, मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। तो एसिड और सब्सटेंस which give only one H positive ion are known as monobasic, which gives two H positive ion are known as dibasic। 2 के लिए आया डाई और H पॉजिटिव आयन के लिए आया बेसिक एसिड। और which gives 3H पॉजिटिव आयन are known as ट्राइबेसिक। 3 के लिए क्या आ गया? ट्राई आ गया। इसके एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो HNO3, HClO4, HCl, और डिफरेंट दुनिया भर के एग्जांपल होते हैं। डाई बेसिक में एग्जांपल आपके पास H2SO4 है, H3PO3 है। अब इसमें तो H3PO3 में 3 है। अब 3 है, हाँ यही बात। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन को ये लूज कर पाता है, तीसरे हाइड्रोजन को लूज नहीं करता। यहाँ तो आप देख सकते हैं जैसे ये है, अब इसके अंदर तो 4 हाइड्रोजन मिलने चाहिए थे, पर इस केस में भी 4 हाइड्रोजन नहीं मिलते हैं। तो ऐसे ही कुछ एसिड्स में हाइड्रोजन होते तो हैं, बट वो सारे के सारे हाइड्रोजन डिसएसोसिएट नहीं हो पाते। तो इसलिए H3O H3PO3 है, इसकी भी डाई बेसिक है। इनके स्ट्रक्चर के बारे में और सब चीजें हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, अभी हमें इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अभी आप बस इतना याद रखिए इसको। ऐसे ही ट्राई बेसिक है H3PO4 है, तो ये हमारे पास ट्राई बेसिक आ गया। तो अब जैसे मैंने ये वाला बताया था, इसके अंदर हम ये तीनों चीज हमारे पास हो गया, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। अब इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक बनता है वीक एसिड। अभी स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में बताता हूँ। अब जैसे ये H3PO3 था, इसके अंदर कहने को तो 3 मेरे को H पॉजिटिव आयन मिलने चाहिए, बट ये देता है 2, बट इट कैन गिव ओनली 2 H पॉजिटिव आयन। इट मींस ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज नॉट डिसएसोसिएटिंग प्रॉपरली। ये कंपाउंड कंप्लीटली या प्रॉपर डिसएसोसिएट नहीं हो रहा। जो भी कंपाउंड प्रॉपरली या पूरा कंप्लीटली डिसएसोसिएट नहीं होता, उसे बोलते हैं हम लोग वीक एसिड। सो दोज एसिड्स which do not disassociate completely are known as weak acid, and the acids which disassociates completely are known as strong acid. For example, strong acid के अंदर आता है HCl, H2SO4, आपके पास HNO3. These are known as strong acids because they completely disassociate, because they completely disassociate. ठीक है, क्लियर हो गई बात। एंड वीक एसिड्स आर दोज विच डू नॉट डिसएसोसिएट कंप्लीटली। डिसएसोसिएट का मतलब होता है अपने आयन में टूटना, और कब होता है? व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। जैसे ही उनको पानी में मिलाया, दे आर नॉट गोइंग टू completely dissociate when mixed with water. इसमें भी लिख दिए when mixed with water। ये वाली बात सबको क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है तो फटाफट बताओ, चैट में लिख दो फटाफट, या वैसे बोल दीजिए मेरे को आप लोग। नहीं है डाउट? ठीक है जी। अब वीक एसिड का एग्जांपल आपके पास एक आ गया H3PO। वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं, है। H3PO ये कंप्लीट डिसोसिएशन स्ट्रांग हो जाता है हमारे पास। ठीक है, जो H3PO डायबेसिक जैसे, नहीं 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 नहीं, इसको जैसे डाइबेसिक ना डायबेसिक ना 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 ना। अब डाइबेसिक में देख, तेरे पास H2PO H2SO4 है। अब H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, ये भूल जाओ। तो डाइबेसिक मतलब ट्राइबेसिक कि जिसके पास उसके पूरे हाइड्रोजन है, जैसे मोनोबेसिक में 1 है तो वो स्ट्रॉन्ग है, अब इसमें अब 2 अब है जैसे तो ये नहीं 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 नहीं, इसको 2 और 3 से मतलब नहीं है। अब कहने का मतलब है इसमें है तो 3, अब 3 है तो डिसएसोसिएट होने में मुझे 3 मिलने चाहिए थे, बट मिल रहे हैं मुझे 2। तो ये क्या हुआ? कंप्लीटली डिसएसोसिएट नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, तूने मेरे से 100 रुपए उधार लिए, ठीक, और वापस दिए तूने मेरे को 70 रुपए, तो सारे पैसे नहीं लौटाए हैं तूने, तेरी गड़बड़ी रही। यस सर। सेम ऐसा ही है, इसके पास थे 3 हाइड्रोजन, पानी में डाला, डिसएसोसिएट होके मुझे 3H पॉजिटिव आयन मिलने चाहिए थे, बट मिले मुझे कितने? 2। तो ये क्या है? कंप्लीटली डिसएसोसिएट नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? ओके वीक हो सर। गया। ठीक है, अब जैसे कि ये देखिए आप, जितने भी इसको सबसे बढ़िया वीक एसिड का सबसे बढ़िया एग्जांपल है एक बार ऑल ये दोबारा ऑर्गेनिक बताना एसिड। टाइप्स ऑफ क्या एक बार ये दो बेटा, तेरी आवाज नहीं है, दोबारा बोल। तो बोल रहा है एक बार ये एक बार समझा दो। कौन से वाला? सर ये टाइप्स ऑफ एसिड टाइप्स ऑफ एसिड, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। ये डिपेंड करता है सिर्फ H पॉजिटिव आयन कितने मिल रहे हैं। अगर एक H पॉजिटिव आयन मिलता है डिसोसिएट होने के बाद में, तो उसे बोल दिया मोनोबेसिक। अगर 2 मिलते हैं उसे बोल दिया डाइबेसिक। अगर 3 मिलते हैं ट्राइबेसिक। दिस इज व्हाट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन यू आर गेटिंग आफ्टर डिसएसोसिएशन। ये एक तरीके का टाइप हो गया। दूसरा टाइप होता है स्ट्रॉन्ग और वीक। अब समझ में आ गई बात? यस सर दिस इज द टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ कैटेगरी। एक उसकी टाइप की कैटेगरी है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, 1 2 3 कितने मिल रहे हैं। और वीक और स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि बेस्ड ऑन डिसएसोसिएशन। अगर कंप्लीट डिसएसोसिएशन है तो वो स्ट्रॉन्ग है, अगर कंप्लीट इनकम्प्लीट डिसएसोसिएशन देन इट इज अ वीक। अब जैसे ये देखो CH3COOH,
इस कंपाउंड के पास में 4H हाइड्रोजन है, तो टेक्निकली इट शुड गिव 4H पॉजिटिव आयन, टेक्निकली इसको 4H पॉजिटिव आयन देने चाहिए, पर ये देता है हमें डिसएसोसिएट होने पे इट गिव्स ओनली 1। तो इसे बोलेंगे हम लोग क्या, वीक एसिड। अब ये बात क्लियर हो गई सबको? यस Strong acids Yes, are sir. those which completely disassociate when mixed with water. Example: HCl, H2SO4, HNO3, etc. And weak acids are those which do not completely disassociate when mixed with water. Example: organic acids, H3PO3, then और आपके पास में बस ये आप कर लो, बहुत है इसके अंदर, ठीक है। चलो जी, अब सेम टू सेम डेफिनेशन जो एसिड की थी H पॉजिटिव और H3O आयन की, अब आ जाओ बेस की। बेस में क्या कहता है, विच कंटेन OH नेगेटिव आयन एंड व्हेन मिक्स्ड विद वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयन। तो अरीनियस ने क्या बताया कि बेस वो होता है दैट कंटेन्स OH नेगेटिव आयन। जिस भी कंपाउंड के अंदर OH नेगेटिव आयन है तो उसे बोल देते हैं हम लोग बेस। और अगर वो वाटर में डलने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद, इफ इट गिव्स OH नेगेटिव आयन देन इट इज नोन एज बेस। ये बात समझ में आ गई? एग्जांपल: NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन्हें बोल दिया हमने, क्या बोल दिया इन्हें, बेस बोल दिया। अब सेम टू सेम बेस का भी एक तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन कितने देता है वो पर्टिकुलर कंपाउंड। अगर इट इज गिविंग ओनली 1 OH नेगेटिव आयन तो उसे बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस, ओनली 1 OH नेगेटिव आयन। इफ इट गिव्स 2 OH नेगेटिव आयन तो उसे बोलेंगे डाई एसिडिक बेस। एंड इफ इट इज गिविंग 3 OH नेगेटिव आयन इट इज नोन एज ट्राई एसिडिक बेस। एग्जाम्पल के तौर पे मोनोबेसिक में सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कर दीजिए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कर दीजिए। ये सब के सब एग्जांपल किस चीज के हैं, मोनो एसिडिक बेस के, बिकॉज इट गिव्स ओनली 1 OH नेगेटिव आयन व्हेन दे डिसएसोसिएट ऑन मिक्सिंग इन वाटर, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। अगर ये 2 OH नेगेटिव आयन देते हैं तो उसे बोलते हैं डाइबेसिक, ठीक है, जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अच्छा, आपको याद है क्लास 9th में पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी आप लोगों ने? थोड़ी बहुत, कुछ नहीं पढ़ी होगी। नो सर। जनरली जो डाइबेसिक होते हैं ना, वो ग्रुप 2 जो होता है ना, ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली डाइबेसिक आपके बनाएंगे, ये बेस बनाते हैं, वो डाई एसिडिक बेस बनाते हैं, सॉरी डाई एसिडिक बेस बनाएंगे। उनमें सबके अंदर वी गेट 2 OH नेगेटिव आयन व्हेन दे डिसएसोसिएट। ठीक, क्लियर? अब आ जाओ ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक का मतलब हो गया विच गिव्स 3 OH नेगेटिव आयन, जैसे FeOH होल थ्राइस हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, AlOH होल थ्राइस होता है। तो ये क्या हमारे पास ट्राइबेसिक के एग्जांपल हो गए। अब सेम टू सेम इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया, विच completely disassociates, or weak which do not completely disassociate। स्ट्रॉन्ग के अंदर एग्जांपल आप याद कर लो, NaOH, KOH एक्सेट्रा, और वीक के अंदर याद कर लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हमने यहाँ पे एसिड पढ़ा था सेम टू सेम वैसे ही मेरे यहाँ पे बेस हो गया। ये बातें क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? सर पता कैसे चलता है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ये सब एक्सपेरिमेंटल करके ही पता लगता है हमें, ऐसे नहीं कोई देख के नहीं बता सकते आप किसी को ये स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा। ओके सर। दैट डिपेंड्स अपॉन एक्सपेरिमेंटिंग थिंग। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोगों को पता लगता है, ठीक, या फिर धीरे धीरे हमें काम करते करते याद भी जाता है, पता लग जाता है हमें ये स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है, ठीक। इसके बाद अब देखो, इस वाले जो अरीनियस वाला कंसेप्ट था, इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत पता है देखो क्या थी,
अगर किसी के पास हाइड्रोजन नहीं है तो क्या वो उसको बताएंगे नहीं कि वो बेस है या एसिड है? समझ रहे हो इस बात को? अगर किसी के पास हाइड्रोजन नहीं है तो उसके बारे में पता ही लग रहा कि वो एसिड है या बेस है। और जब तक किसी चीज को पानी में नहीं डालोगे तब तक नहीं पता लग सकता कि वो एसिड है या बेस है। तो ये दो पॉइंट थे, ये ही अरेनियस की लिमिटेशन बन गए। पहला लिमिटेशन व्हाट, अब मान लो CO2 है, अब CO2 के बारे में बताओ भाई, इसकी एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है? ना इसके पास हाइड्रोजन ना इसके पास OH नेगेटिव आयन, तो इसका मतलब क्या न्यूट्रल हो गई? पर नहीं है ये न्यूट्रल। तो इसी चक्कर में इस लॉ को हमने कर दिया रिजेक्ट, बिकॉज दिस लॉ डज नॉट टेल अबाउट the acidic or basic property of those compounds which are not having any H positive or OH negative ion. And दूसरा प्रॉब्लम क्या थी भाई, हर एक चीज को पहले पानी में डालो और फिर देखते फिरो उसके अंदर क्या क्या है। तो हर चीज को पानी में डालने की दिक्कत। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? हाँ जी। अरेनियस यस कंसेप्ट सर। क्यों नहीं Yes, चल sir. पाया? Yes, sir. सबको क्लियर है? सानवी, प्रतीक, सौरभ, Yes, sir. केशव, देवन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है जी। अच्छे से अच्छे से नहीं आया? सर, जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट कौन सा? सर, एक तो आपने बताया CO2 है ना, उसके पास OH नेगेटिव आयन है ना, उसके अब पास हाइड्रोजन है। उससे पहले वाला जो था वो देख, एक पॉइंट ये बताया था कि अब जैसे CO2 है, अब ये लिमिटेशन है इस कंसेप्ट की। अब CO2 क्या है? अब कोई पूछे भाई CO2 की एसिडिक नेचर है बेसिक नेचर है, इन्हें ऐसे पूछा है कि भाई अब ये बताओ ये CO2 क्या है, एसिडिक है बेसिक कंपाउंड है? तो वो चुप है, उसको नहीं पता। पर ऐसा तो हो नहीं सकता भाई इसकी कंपाउंड ना हो। उसने बोल दिया हाँ जी ये तो ना H पॉजिटिव है ना OH नेगेटिव, तो न्यूट्रल हो गया क्या ये? बट ये न्यूट्रल भी नहीं है, ये शो ही नहीं करता न्यूट्रल वाले काम कोई भी। तो ये इसकी क्या हो, लिमिटेशन होगी। यही मैंने फर्स्ट पॉइंट था कि compounds which are not having H positive ion or OH negative ion, they are not discussed. उनके बारे में अरेनियस ने कुछ बताया ही नहीं कि इनका क्या करना है। क्लियर? कोई डाउट ये इसमें अब? ठीक है ना? नो सर। चलो जी। अब इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे, ब्रॉन्सन एंड लॉरी। एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, अब देखो जी, अब इसके बाद आए थे हमारे पास से ब्रॉन्सन एंड लॉरी। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने निकाला एसिड और बेस का। इनके बारे में इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं आपको, जस्ट इनकी डेफिनेशन बताऊंगा। इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था उसे बोलते हैं प्रोटोनिक कंसेप्ट बोल देते हैं कुछ बुक्स में, और कुछ बुक्स में इसका नाम दिया जाता है कंजुगेट एसिड और बेस कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने H पॉजिटिव को ही रखा बस, OH नेगेटिव वाली चीज का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। ये बोलते हैं एसिड आर दो सब्सटेंस विच डोनेट H पॉजिटिव आयन। एसिड वो होता है जो कि H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकता हो। ठीक है, और वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर ले उसे बोलते हैं बेस। इन्होंने OH नेगेटिव आयन का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। इन्होंने एक ही बात पकड़ी कि भाई प्रोटोन ले लिया, तभी इसका नाम प्रोटोनिक कंसेप्ट ही पड़ गया। भाई सब्सटेंस दो तरीके के होता है, H पॉजिटिव डोनर, H पॉजिटिव एक्सेप्टर। डोनर वो जिसने दान दिया, एक्सेप्टर वो जिसने दान ले लिया। और दान किसका हो रहा है? ओनली H पॉजिटिव आयन का। So acid are those substances which give H positive ion and bases are those which accept H positive ion. क्लियर हो गई बात? Yes, sir. ये सिर्फ ये बोला किसने? ब्रॉन्सन लॉरी ने। इसने पानी वाले बात को खत्म कर दिया, पानी में मिलाने की जरूरत है या नहीं है उस चीज के बारे में खत्म कर दिया, तो थोड़ा सा इसको मानने लगे। पर घूम फिर के बेसिक बात अभी भी रही, भाई जिसके पास H पॉजिटिव नहीं है उसका क्या, वो क्या चीज है, वो बात तो जू की त्यों रही। उसके बारे में अभी तक कोई नहीं देख रहा है कि भाई जिसके पास H पॉजिटिव आयन नहीं है उसका तो बता दो वो क्या है, वो एसिड है या बेस है। तो नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उनके पास अभी इस चीज का जवाब ही नहीं है। दे आर स्टिल स्टडिंग, वो अभी भी उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं
कि उसकी हम किस तरीके से बता सकते हैं, कोई कॉमन रूल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो जी। अब इसमें एक इन्होंने टर्म दिया था कंजुगेट और एसिड एंड कंजुगेट बेस। कंजुगेट का मतलब होता है एकदम अगला। ठीक है, अब इसने क्या करा, कंजुगेट एसिड इज एसिड विच इज फॉर्म्ड व्हेन ए बेस गेन प्रोटोन। अब मान लो कोई बेस है, जैसे कि मान लो मेरे पास है NaOH। ठीक है, अब ये बेस है, अगर इस बेस ने कोई प्रोटोन को गेन कर लिया, इस बेस ने प्रोटोन को गेन कर लिया, तो इसके बेस के प्रोटोन को गेन करने से क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। वो जो एसिड होगा उसे बोलेंगे कंजुगेट एसिड। समझ में आई बात? ये बेस था, ये बेस था, इसने इस H पॉजिटिव आयन को गेन करा, तो ये कैसे बन गया, Hb पॉजिटिव बन गया। इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब इसने H पॉजिटिव को गेन करा। तो इस बेस का जो एसिड बना उसे बोल दिया कंजुगेट एसिड। क्लियर? समझ में आई बात? यस सर। एज पर द ब्रोंसन एंड लॉरी, बेस वो होता है जो H पॉजिटिव आयन को गेन कर ले या एक्सेप्ट कर ले। क्लियर? और उसको डोनेट कौन करेगा, वो गेन करा किससे, एसिड से गेन करा। तो बेस जो कि किसी H पॉजिटिव आयन को गेन कर ले वो कन्वर्ट हो गया एसिड के अंदर, और उस एसिड को बोलते हैं कंजुगेट एसिड। समझ में आ गई बात? क्लियर? यस सर। अब जो बेस, सॉरी जो एसिड उस H पॉजिटिव आयन को लूज कर रहा है उसका क्या बनेगा, बेस बन जाएगा। मेरे पास ये एसिड था HCl, इसने क्या करा, अपना H पॉजिटिव आयन को लूज कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव में। तो HCl का जो Cl नेगेटिव है ये क्या कहलाया जाएगा, ये इसका कंजुगेट बेस कहलाया जाएगा। समझ में आ गई बात? यस सर। क्लियर? ठीक है, तो अब जरा ये वाला पॉइंट देख लो, 2 पॉइंट, ये पहला और एक ये दूसरा। कोई भी स्पीसीज है, कोई भी चीज है, उसमें अगर H पॉजिटिव आयन जोड़ दोगे तो वो एसिड बन जाएगी, और उसमें से अगर H पॉजिटिव आयन निकाल दोगे तो वो बेस बन गया। समझ में आई बात ये वाली? पक्का? यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसने, इससे पहले जो अरीनेस अंकल था उसने ये भी नहीं बताया था कि एसिड और बेस आपस में अगर रिएक्ट करते हैं तो पानी क्यों बनता है और सॉल्ट क्यों बनता है, वो इस बारे में भी नहीं बता पाया था। पर अरीनेस का जो ये ब्रोंसन लॉरी का ये जो कंसेप्ट था, इसने न्यूट्रलाइजेशन वाली बात को बहुत अच्छे से बताया। उसने क्या बताया कि जो H पॉजिटिव है और जो OH नेगेटिव है, ये दोनों मिलके क्या बना दिया, पानी बना दिया। According to this concept, neutralization is the process of transfer of proton from acid to base. जो न्यूट्रलाइजेशन होती है वो किसी प्रोटोन से, वो प्रोटोन का ट्रांसफर होती है एसिड से बेस की तरफ। ये बात क्लियर हो गई सबको? इन्होंने न्यूट्रलाइजेशन Yes, रिएक्शन sir. की डेफिनेशन भी बताई, और इसमें इन्होंने बताया कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है प्रोटोन का ट्रांसफर होना एसिड से बेस की तरफ। क्लियर हो गई ये बात? डाउट है किसी को? सानवी, सौरभ, कौशल, केशव, यश, लक्ष्य, प्रतीक, नो डाउट सर। समझ में आ रही है? इस लेक्चर को ना एक बार यूट्यूब पे दोबारा सुन लेना अच्छे से, जो मैं दे सर रहा हूँ। एग्जाम्पल का, क्या चीज? एग्जाम्पल दे, ये दिया ना मैंने, HCl है ना, HCl में से H पॉजिटिव निकाल दिया, तो ये क्या बन गया मेरे पास, Cl नेगेटिव, तो कंजुगेट बेस हो गया। अब Cl नेगेटिव है, इसमें मैंने H पॉजिटिव जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, HCl बन गया, तो ये क्या हो गया, कंजुगेट एसिड हो गया। ठीक है, ओके सर। ये इसका एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा। चलो जी, अब इसके बाद में जो सबसे बढ़िया काम की चीज है, जो उसने सब चीज को लपेट लिया अपने अंदर, वो थे लुईस अंकल। लुईस ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया एसिड और बेस को पहचानने का, उसने पूरे जितने भी कंपाउंड थे सब आ गए उसके अंदर। उसने ये एसिड, H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, पानी में डालो, कंजुगेट एसिड देखो, बेस देखो,
कौन डोनेट कर रहा है, कोई एक्सेप्ट कर रहा है, सब खत्म, जीरो। कि भाई साहब ऐसी कोई चीज नहीं होती। घूम फिर के आ जाओ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और याद रखो पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन ही है जिसकी वजह से ये केमिस्ट्री चल रही है। इलेक्ट्रॉन इज द करेंसी। जैसे हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हम कहते हैं ना, पैसा है जेब में, हाथ में पैसा है तो काम बनेगा, नहीं है पैसा तो बाबा जी का टुल्लू, टन गोपाल, कुछ नहीं हो सकता। सेम इसी तरीके से इन केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन इज द करेंसी। ये बात आप याद रखो, केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन ही करेंसी है। अब ये क्या कहते हैं लुईस जी, इन्होंने बताया एन एसिड इज ए मॉलिक्यूल और आयन। अब देखो इसकी डेफिनेशन में क्या हो गया, इससे पहले क्या चलता था, सब्सटेंस सब्सटेंस, दोनों में सब्सटेंस सब्सटेंस बोलते थे वो। उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल है आयन है क्या है, सीधा सब्सटेंस बोल दिया जी कोई है। अब कोई है और ये है, दोनों बातों में अंतर हुआ ना, ठीक है। अब इसने क्या बताया कि ये या तो मॉलिक्यूल हो सकता है या ये आयन हो सकता है। मॉलिक्यूल के अंदर इसने सब चीज को लपेट में ले आया, वो CO2 हो, वो NO2 हो, उसके अंदर हाइड्रोजन है, उसके अंदर कार्बन है, सल्फर है, कुछ भी हो, सब चीजें आ गई। और आयन का मतलब है कि वो उससे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई आयन है, वो कैटाइन है, एनाइन है, उसको भी लपेटे में ले आया। तो एवरीथिंग इज यू कैन से नाउ अंडर द स्कोप ऑफ बीइंग एसिड और अ बेस। तो अब ये देखो एसिड के लिए क्या कहता है, एसिड इज अ मॉलिक्यूल और आयन which can accept an electron pair with the formation of coordinate bond। अभी इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भूल जाओ फॉर द टाइम बीइंग, ये हम बाद में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। अभी फिलहाल ये रखो कि भाई एसिड वो सब्सटेंस है which can accept an electron pair। so acid accept electron pair, A for acid, A for accept, एक्सेप्ट करना, मिलना, लेना, उधार लेना, एक्सेप्ट करना। तो एसिड वो जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया। और इसका उल्टा कर दो, बेस वो होता है जो डोनेट कर सकता हो इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो बेसिस आर दोज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड एसिड आर दोज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब कोई किसी चीज को एक्सेप्ट कब करता है, जब उसके पास उस चीज की कमी हो। यानी कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे कि BF3 AlCl3, ये दोनों क्या हो गए, एसिड हो गए, ठीक है जी। अब जैसे कैटाइन H पॉजिटिव है, Fe+2 है, Na+2 है, इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये फटाफट इलेक्ट्रॉन को अपने पास कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ये उसको अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ गई ये वाली बात भी सबको? यस सर। यस सर। और दूसरी बात वो जिसपे ना कोई चार्ज है, ना उनके पास में जो है डेफिशिएंसी है। भाई 1 मिनट रह गया है, एक काम करना, सारे के सारे दूसरी मीटिंग में आ जाओ तुरंत। आज थोड़ा सा ज्यादा पढ़ ले, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। जल्दी से दूसरी मीटिंग में आ जाओ फटाफट। मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट क्या, 1 मिनट में आ जाओ जल्दी से, मैं स्टॉप कर। या यही सब कुछ, यही इसी मीटिंग में, इसी लिंक पे दोबारा क्लिक कर लेना जाके, ठीक है? ओके सर। जल्दी आ जाओ फटाफट। अच्छा, अभी तक हमने दो कैटेगरी पढ़ी, कौन सी, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और दूसरी जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला। इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो चुपचाप एक्सेप्ट करेगा, उसे हमने बोल दिया एसिड। अब कैटाइन क्या, H पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, तो उसको जरूरत पड़ी है, उसको भी एसिड बोल दिया। अब तीसरे टाइप के सब्सटेंस होते हैं, वो भी एसिड की कैटेगरी में आते हैं। अब देखो, या तो उसकी जरूरत हो तो डेफिशिएंसी, या उस पर चार्ज ऐसा हो तब उसके पास लो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब तीसरा केस ऐसा आता है जिसके के पास ना तो चार्ज है ना डेफिशिएंसी है, पर उसके पास बहुत सारी जगह है इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए। समझ में आई बात? अब जैसे मैं कौशल की बात करता हूँ, अब कौशल के घर पे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर खाली है, एग्जांपल लिया मैंने। अब कौशल के घर पे अगर भाई साहब एकदम इसके चाचा मामा और 2-3 रिश्तेदार आ जाएं, तो वो सारे के सारे ऊपर आराम से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या है, जगह है, उसका घर खाली पड़ा है। ही कैन एक्सेप्ट द पर्सन टू एंटर, वो उनको अंदर आने दे सकता है, ठीक है। पर अब भाई जिसके घर में हो ही 4 कमरे, और चारों के कमरे में, या 3 कमरे मान लिया किसी के घर में, और अच्छे से अब 3 कमरे हैं किसी के घर में,
5 मेहमान आ गए जी, आज हम रात को आपके रुकेंगे, तो क्या उनको तुम रुकवा सकते हो? भाई ठीक है चलो तुम्हारा प्यार है, तुम नीचे गद्दे वद्दे डाल के रुका लोगे, पर क्या अच्छे से उनको रुकवा सकते हो तुम लोग? नहीं रुकवा सकते ना। क्यों नहीं रुकवा सकते? क्योंकि तुम्हारे पास वेकेंट रूम नहीं है, इसलिए रुकवा नहीं सकते। पर जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है वो भी क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और उसे भी एसिड बोलते हैं। अब ये डी ऑर्बिटल क्या बला होती है इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, इस सब चीजों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें कुछ नहीं करना इन चीजों का। ओके सर। ये 3 पॉइंट समझ में आए एसिड वाले? यस सर। यस पहली सर। बात इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, दूसरी बात पॉजिटिव आयन हो, जितना ज्यादा पॉजिटिव आयन उतना तगड़ा एसिड हो जाएगा। अब H पॉजिटिव है और आपके पास में Fe+2, ठीक है। और तीसरी बात जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हो, वेकेंट डी ऑर्बिटल का काम क्या होगा? दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, उनके पास जगह है, फालतू खाली जगह पड़ी है, सो दैट इलेक्ट्रॉन आके रह ले उसके साथ, इलेक्ट्रॉन को वो कैप्चर कर सके, रख सकता है। ठीक, क्लियर? यस सर। अब इन्हीं 3 बातों को अगर उल्टा कर दो तो वो हो गया बेस। सो बेस इज ए मॉलिक्यूल और आयन विच ये हैज है, ये H4S ने लिखा है, ये HF हैज है, और लोन पेयर है, LONE लोन पेयर। अभी लोन पेयर क्या होता है मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है। अब बेस इज ए मॉलिक्यूल विच हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी डोनेटेड। अब सीधी सी बात है भाई, डोनेशन करनी है, बेस वो होता है दैट कैन डोनेट। तो बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन, BD, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, BD, A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टेंस, B फॉर बेस, D फॉर डोनेट, तो BD। तो बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब भाई सीधी सी बात है, कोई डोनेट इलेक्ट्रॉन कब करता है ना, जब उसके पास फालतू हो रहे हो। मानते हो इस बात को, नहीं मानते हो? कोई किसी चीज यस को सर। डोनेट कब करता है? जब उसके पास फालतू हो रही है वो चीज। अपनी चीजों को तो पेट काट के तो कोई डोनेट करेगा नहीं। तो सेम वो कंपाउंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन फालतू हो रहे हैं वो डोनेट करते हैं, और उन्हें बोल देते हैं बेस। अब पहली कैटेगरी कौन सी जिनके पास ये चीजें फालतू में है? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या होता है? लोन पे, अब जैसे नाइट्रोजन है, क्लास 9 में पढ़ा था नाइट्रोजन का आपने, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 5। यस सर। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। 1। ठीक है, तो नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिए, 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में रह गए। द इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें बोल देते हैं हम लोग लोन पेयर। समझ में आ गई बात? अब इसका एक और बढ़िया एग्जांपल, सपोज करो तुम्हें मम्मी ने 100 रुपए दिए और बोला जा बेटा एक नारियल पानी लेके आ जा। ठीक है, नारियल पानी का रेट आज के टाइम पे चल रहा है 70 रुपए का एक पीस। तुम गए 70 रुपए का नारियल पानी लेके आ गए, 30 रुपए तुम्हारे पास बच गए फालतू। ठीक है, तो यानी जो तुमने व्यापार करा, जो तुमने बिजनेस करा, दैट इज ऑफ 70 रुपीज, और जो 30 रुपए बच गए वो तुम्हारे पास क्या है? लोन पेयर। अब वो जो 30 रुपए तुम इतने भले तो हो नहीं कि घर दे दोगे उल्टे। अब उस 30 रुपए का जो तुम्हारे पास है तुम कुछ भी कर सकते हो। वो किसी दोस्त को उधार दे दो, या तुम उस पर जाके टिक्की खा के आ जाओ उसकी, या तुम उस पर जाके अपना एक और जूस पी के आ जाओ, या तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोज इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक पेयर की बात कर रहा हूँ, ये कभी एक नहीं होता, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हमेशा। those electron pair which do not participate in bond formation are known as lone pair। समझ में आ गई ये बात? मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर which do not participate in bond formation are known as bond pair। क्लियर? तो जिसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, और उसे बोलेंगे बेस। और दूसरी चीज आ गया मेरे पास सिंपल एनाइन। एनाइन Cl नेगेटिव का क्या मतलब है? क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लिया तभी तो उसके पास फालतू है। दैट नाउ दिस Cl नेगेटिव कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू एनी अदर कंपाउंड।
तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बेस बोलेंगे। इज दैट क्लियर नाउ? बेस समझ में आ गया? यस क्या सर। समझ में क्या आता है? ये था एज पर द लुईस। ठीक है, क्लियर? इसमें किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है मेरे से अभी भी। नो सर। कोई भी डाउट, कोई भी बच्चा कुछ पूछना चाह रहा हो, किसी कोई चीज नहीं क्लियर हो रही हो, तो यू कैन आस्क। देवम, कौशल, केशव, प्रतीक, कोई डाउट नहीं? सर कौशल, हाँ कौशल बता बेटा, बोल। सर मैं यूं कह रहा था, जब आप बता रहे थे कि मतलब आप अपने उसमें से दोगे नहीं, जब ये बेस इज इक्वल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन लिख रखे, इसके बाद कुछ पता ही नहीं चला, मुझे डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। कोई ना, तू एक काम करिए, वो इसमें देख लियो, सारा सारा उसमें समझ लेना, ये यूट्यूब वाले पे। कहने का मतलब ये था कि बेस वो होता है दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, बाकी एक बार यूट्यूब पे देख लेना, अगर कोई चीज मिस हो गई है ना उसकी वजह से, आपका ऑनलाइन इसकी कनेक्शन की वजह से जो मिस हुआ है, वो मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, यूट्यूब के उससे देख लेना। बाकी कोई कंसेप्ट ओके समझने सर। में किसी को दिक्कत आई है तो वो नहीं मेरे से अभी भी पूछ सकता है भाई। नो सर। ठीक है, इस वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप बार, एक बार, तभी ये याद हो पाएगी, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगी, भूल जाओगे बड़ी जल्दी। ठीक, चलो जी, तो ये था मेरे, कहाँ भाग क्यों गए अभी एकदम, रुक जाओ। ठीक है, चलो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। लुईस कंसेप्ट पढ़ा हमने, ब्रॉन्सन एंड लॉरी पढ़ा, और अरीनियस पढ़ा। ये थे हमारे पास 3 मेजर कंसेप्ट विच कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेसिस। इन 3 कंसेप्ट की वजह से हम लोग एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, जिसमें से आपके कोर्स में नहीं थे, पर ये एसिड और बेस को जानने के लिए बहुत जरूरी है, और यही चीज आपको आगे जाके 11th में बहुत फायदा करेगी। तो थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ते हुए इस चीज को हमने पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके सर। तो कल देखते हैं यस क्या सर। सीन रहता है, या तो कल आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, या सर बता देंगे, जैसा भी होगा, नहीं तो फिर हम लोग देखते हैं बाकी बात में। ठीक है, ओके सर। चलो फिर, ओके बच्चों, टेक केयर, बाय सर। बाय बाय बाय, सर। बाय सर। बाय बेटा, गुड नाइट।